तो फेलोपियन ट्यूब में ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो जाती है और उसको मैनेज कैसे करेंगे, दिस आई एम गोइंग टू डिस्कस इन द वीडियो। तो एंडोमेट्रियोसिस, पेल्विक एडिशंस, ऐसी कोई भी कंडीशन जिसमें फेलोपियन ट्यूब की मोटिलिटी या तो कम हो गई है और या फिर वो ब्लॉक हो गई है, जैसे बायलैटरल ट्यूबल लाइगेशन में हो जाता है, तो वो इनफर्टिलिटी कॉज करेगी। बिकॉज मोटिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रांसफर द ओवा up to the middle of the tube where fertilization occurs. Okay, so what investigations? There are three options. The first one is always HSG or hysterosalpingography. Then you have saline infusion sonography and diagnostic laparoscopy. So the first line is hysterosalpingography. I will discuss this in detail. इसमें क्या करते हैं कि follicular phase में 9th to 13th डे ऑफ द साइकिल में एक रेडियो ओपेक डाई इंसर्ट की जाती है थ्रू द सर्विक्स. इट गोज थ्रू द यूटरस, थ्रू द फेलोपियन ट्यूब्स, एंड इफ द ट्यूब्स आर पेटेंट देन इट विल स्पिल इनटू द पेरिटोनियल कैविटी. सो एक्सरे फिल्म्स आर टेकन. तो फिर हम फिल्म में पेरिटोनियल स्पिलेज अगर विजुअलाइज कर लेते हैं तो ट्यूब्स पेटेंट हैं, तो पेटेंसी का पता चल जाता है. अगर यूट्राइन कैविटी डिस्टॉर्टेड है, कोई फाइब्रॉइड है, कोई कंजेनाइटल मुलेरियन एनोमली है, तो वो भी पता चल जाती है. इसका बहुत बार थेरेपेटिक इफेक्ट होता है, मतलब कि ट्यूब्स अगर थोड़ा बहुत ब्लॉकेज होता है वो खुल जाती हैं. HSG करने के बाद में प्रेगनेंसी रेट्स बढ़ जाती हैं, तो थोड़ी बहुत क्रैम्पिंग हो सकती है आफ्टर द प्रोसीजर, तो उसके लिए NSAIDs और एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं फॉर 2 to 3 days. सो दिस इज hysterosalpingography. Now the problem with the procedure is that it is not able to differentiate कि cornual spasm है जब proximal मतलब जो यूट्रस के पास वाला पार्ट है ट्यूब का, है ना. तो जो proximal पार्ट ऑफ द ट्यूब में कभी कभी स्पाज्म हो जाता है, मतलब वो कंस्ट्रिक्ट हो जाता है फॉर सम टाइम और फिर वो डायलेट हो जाएगा, या फिर कभी एक्चुअल ब्लॉक होता है, प्रॉक्सिमल ट्यूबल ब्लॉक. तो HSG से हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए ये डेफिनेटिव इन्वेस्टिगेशन नहीं है. देन यू हैव टू परफॉर्म laparoscopy for it to confirm. तो सलाइन इन्फ्यूजन सोनोग्राफी या सोनोहिस्टेरोग्राफी, तो इसमें क्या करते हैं कि सलाइन डालते हैं इनसाइड द यूट्रस और फिर ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करते हैं और फिर देखते हैं कि यूट्रस में क्योंकि मीडिया आ जाता है तो विजुअलाइज हो जाता है, तो ट्यूब तक भी चली जाती है वो सलाइन, तो ट्यूबल और यूट्राइन दोनों तरह की पैथोलॉजी आइडेंटिफाई हो जाती है, डायग्नोज हो जाती है. ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है क्योंकि इसमें डायग्नोसिस के साथ में मैनेजमेंट भी हो सकता है ना. तो लेप्रोस्कोपी करेंगे और जब सिर्फ हम लेप्रोस्कोप से डायग्नोसिस बनाने की कोशिश करते हैं तो उसको बोलते हैं डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी, है ना. और उससे दिख जाएगा कि अगर पेरिटोनियल कैविटी में पेल्विक एडिशंस हैं अगर, तो फिर वो विजुअलाइज हो जाएगा. ट्यूब अगर बहुत जैसे हाइड्रोसैल्पिंग्स में थिक हो जाती है, डायलेट हो जाती है, तो वो दिख जाएगा, है ना. तो डायग्नोसिस बन जाएगी. नाउ क्रोमोपर्टिवेशन ये होता है कि इंडिगो कार्मीन डाई को सर्विक्स के थ्रू डालते हैं और वो फेलोपियन ट्यूब के थ्रू पेरिटोनियल कैविटी से बाहर निकलती है और वो दिख जाती है लेप्रोस्कोप के थ्रू, तो ट्यूबल पेटेंसी डिटेक्ट हो जाती है. प्रॉक्सिमल पार्ट मतलब जो यूट्रस के पास वाला पार्ट है, वहाँ पर या तो अगर ब्लॉक है तो उसका मैनेजमेंट जो है वो होता है कैन्युलेशन ऑफ द ट्यूब. तो हिस्टेरोस्कोपिकली वी कैन्युलेट, वी पुट अ कैन्यूला इनसाइड द फेलोपियन ट्यूब, वो उसका ट्रीटमेंट है. और अगर उससे कोई बेनिफिट नहीं होता है देन इट इज IVF. फिर अगर डिस्टल पार्ट ऑफ द ट्यूब में ब्लॉक है तो एक नई ओपनिंग बना सकते हैं. उस प्रोसीजर को कहते हैं, फेलोपियन ट्यूब में एक नई ओपनिंग बना दी, उसको कहते हैं नियोसाल्पिंगोस्टोमी. या फिर फिम्ब्रिया जो उसका डिस्टल एंड होता है ना फेलोपियन ट्यूब का, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम है, एडिशंस हैं, उसको ब्रेक कर दिया, उसको कहते हैं फिम्ब्रियोप्लास्टी. तो ये 2 प्रोसीजर्स डिस्टल ट्यूबल ब्लॉक के लिए होते हैं. सो एडेसिनोलिसिस कैन बी डन थ्रू द लैप्रोस्कोपिक रूट. अगर पहले से ट्यूबल लाइगेशन हुआ है तो हम उसको रीअनास्टोमोसिस कर सकते हैं, मतलब जो लाइगेटेड पोर्शन है ट्यूब का उसको एक्साइज करके एंड टू एंड एनास्टोमोसिस कर देते हैं. उस प्रोसीजर को ट्यूबल रिकैनलाइजेशन बोलते हैं. वो माइक्रो सर्जरी में आता है, माइक्रो सर्जिकल प्रिंसिपल्स उसमें यूज करते हैं. नाउ व्हाट आर माइक्रो सर्जिकल प्रिंसिपल्स? देयर आर सम protocols that you have to follow to prevent the development of adhesions, like the gloves should not be powdered,
because that powder is supposed to form adhesions later on. Then second thing is strict hemostasis has to be secured. So electrocautery should be used. Minute points also have to be secured, okay, of hemorrhage. And the third factor is that the tissue should not get dried up. So continuous saline lavage has to be done so that the tissue does not dry up. So these are the three things. Then recanalization की सक्सेस इस बात पे डिपेंड करती है कि कौन सा वाला ट्यूबल प्रोसीजर किया था लाइगेशन का. इट वॉज LTT या इट वॉज एन ओपन TT. अगर LTT था, लैप्रोस्कोपिक था, तो बेटर चांसेस होती हैं. फ्लैलोप्स रिंग की रिवर्सल की बेटर चांसेस होती हैं. फिर इस बात पे डिपेंड करता है कि कहाँ पे था पहला प्रोसीजर, लोकेशन क्या थी जो ट्यूबल लाइगेशन प्रोसीजर था उसकी. उससे ये फर्क पड़ता है कि दोनों तरफ के जो ओपनिंग्स है ना ट्यूब की, उनका जो सरकमफ्रेंस है, उनका जो ओपनिंग डायमीटर है, सरकमफ्रेंस है, वो सेम होना चाहिए. तब आप जब उसको स्टिच करते हो आपस में, तो वो जो एनास्टोमोसिस है वो प्रॉपर होती है और उसके बेटर रिजल्ट्स होते हैं. फिर फाइनल लेंथ आफ्टर रिपेयरिंग जो है वो लगभग 8 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा हो तो बेटर रिजल्ट्स होते हैं. तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिन पे रिकैनलाइजेशन की सक्सेस डिपेंड करती है. इसकी 50% चांसेस होते हैं ऑफ सक्सेस ऑफ द प्रोसीजर. सो इट शुड बी एक्सप्लेन बिफोर हैंड. And prior to this, you should always ensure that semen analysis is normal. और इस ट्यूबल कॉज के अलावा और कोई कॉज नहीं है इनफर्टिलिटी का, वो सब आपको देख लेना चाहिए. और अगर इससे कुछ नहीं होता है, सक्सेस नहीं होता है, तो फिर IVF इज द लास्ट.